not happy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China. नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और कुछ दिनों पहले मैं दरअसल शहर से बाहर थी, नेपाल गई हुई थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन भी गई हुई थी, तिब्बत में, तो वो रिपोर्ट्स भी आप हमारे स्टेशन में देख सकते हैं। लेकिन आज वापस से बात विदेश नीति की, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, जो लगातार जारी है, और उसमें चेसमेट का खेल जो है, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई है तो वो विदाउट अ डाउट डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरीके से अपनी चाल चल रहे हैं और रोज उठकर कुछ ना कुछ नया बयान दे देते हैं, कभी नया दोस्त ढूंढ लेते हैं तो अगले ही घंटे जो है उसी दोस्त को वो अपना दुश्मन बना देते हैं। कोई उनके लिए ब्यूटीफुल ग्रेट फ्रेंड होता है तो कोई उनके लिए जो है तुरंत ही एनिमी भी बन जाता है। क्योंकि अब से कुछ महीनों पहले ही हमने देखा था कि व्हाइट हाउस में किस तरीके से जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आए हुए थे तो कितना ज्यादा ड्रामा हुआ था, और ज़ेलेंस्की को लिटरली जो है इंसल्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन पर उन्होंने दबाव डाला था कि वो क्रिटिकल मिनरल्स की एक अग्रीमेंट जो है उसकी साइनिंग करे, रूस के साथ समझौता करे, और बहुत ज्यादा जो है हमने देर रात ड्रामा होते हुए देखा था वहां पर। लेकिन अब वापस से हालात बदलने लगे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो अभी तक उनके दोस्त थे और जिनको लेकर वो तमाम दावे कर रहे थे राष्ट्रपति चुनावों के कैंपेन के दौरान पिछले साल, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति बनने के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच में दोस्ती करवा देंगे तुरंत। लेकिन आज जब इतने महीने हो चुके हैं और उसके बाद से लेकर अब तक उस ओर कोई हलचल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और कहा है कि व्लादिमीर पुतिन अगले 50 दिनों के अंदर या तो वो यूक्रेन के साथ किसी पीस समझौते को लेकर, शांति मसौदे को लेकर हामी भर दे, दोनों ओर जो है कोई अग्रीमेंट हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। और ये बयान वो किस लिए दे रहे हैं, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, क्योंकि ये बयान वो इस आधार पर भी दे रहे हैं कि एक बिल दरअसल उसे लाया जा रहा है इस वक्त यूएस संसद में, और इस बिल को लेकर आ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के ही लिंसी ग्रैहम, जिनका कहना है कि अगर कोई देश जो रूस से प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, वो तेल हो, ऊर्जा हो, जिसमें भारत, चीन जैसे देश शामिल हैं, तो उन देशों पर 500% तक टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। ये बिल अभी इसके पास में 84 यानी कि 84 को स्पॉन्सर्स हैं। एक लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी विधेयक के मसौदे को आखिरकार अमेरिकी संसद में मंजूरी मिलने के लिए। इसे समर्थन एक डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर दे रखा है, और इसे लेकर जो है अब धमकियां दी जा रही थी कुछ दिनों पहले तक कि हम 500% तक टैरिफ्स उन देशों पर लगा सकते हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, अगर ये बिल पारित हो गया तो। अब इसमें जिसे कहते हैं हम कि आग में घी डालने का काम किया है इस शख्स ने, जिनकी तस्वीर अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कौन है? ये मार्क रुटे हैं। ये दरअसल नेटो, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, सैन्य अलायंस है, नॉर्थ अमेरिका के साथ में, इसमें और दूसरे तमाम देश हैं, और उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जापान है, साउथ कोरिया है। तो इस अलायंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, अब उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है, और उन्होंने कहा है कि इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना,
the Prime Minister of India or the President of Brazil, and you continue to trade with Russia and buy their oil and gas, then if the man in Moscow doesn't take the peace negotiations seriously, I will impose 100% secondary sanctions. My encouragement to these three countries, particularly, is if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. देखिए, दिलचस्प बात यह है आयरॉनिकली कि अभी कुछ वक्त पहले थे ट्रंप, अगर अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन की हम उनकी बात करें या फिर हम उनके मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, नेटो को लेकर ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे। नेटो पर ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे थे कि नेटो में जिस तरीके की जो फंडिंग यूरोपियन देशों से दूसरे अलायंसेस से आनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अमेरिका खुद ही जो है नेटो की पूरी पैसों का भार लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है और इससे अमेरिका की फिस्कल बर्डन बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये तक धमकियां दी थी कि नेटो से जो है हम शायद रिश्ता तोड़ देंगे, नाता तोड़ देंगे। ये ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी अलायंस है। बहरहाल, अब जब मार्क रुटे जो कि एक सिक्योरिटी अलायंस को हेड करते हैं, उन्होंने इस तरह की इकोनॉमिक सैंक्शन और बॉयकॉट की बातें की हैं किन देशों के खिलाफ? भारत, चीन, ब्राजील। ये वो देश हैं जो आज की तारीख में रूस से सबसे ज्यादा सौदा करते हैं। तेल की अगर हम व्यापार की बात करें, ऊर्जा के व्यापार की बात करें या रक्षा सौदों की बात करें, और ये तीनों कंट्री ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो इसको लेकर जो है एक अलग इस वक्त विवाद छिड़ गया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आज प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या बात कही। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स को आप लोग अवॉइड करें। दरअसल जब से रूस ने इन्वेड किया यूक्रेन को फरवरी 2022 में, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है दुनिया भर में, उसमें भारत ने कहीं ना कहीं खरीदारी काफी ज्यादा बढ़ा दी ऑयल बैरल्स की, क्योंकि रूस कम दामों में ऑयल को बेचने लगा। भारत के लिए इसमें मुनाफा था। लोगों ने कहा कि भाई ये तो ब्लड मनी की तरह ब्लड ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए ये सस्ते दामों में तेल, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमारे लिए खरीदना जरूरी है। हम तमाम दूसरे देशों से सोर्स करते हैं ऑयल को, और ये अगर हमारे लिए इस वक्त जरूरी है, हम इसी ऑयल को खरीद कर कहीं ना कहीं हम स्टेबलाइज करने में भी जो है मदद कर रहे हैं, जहां तक दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस का सवाल है। आज 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जबकि व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में रूसी सेना ने हमला किया यूक्रेन पर, यूक्रेन का इन्वेजन हुआ। ये जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच में, ये तो बहुत बुरी हालत से जो है बुरी तरीके से खत्म हुई थी, लेकिन अब एक रीसेट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वापस से कह रहे हैं कि अब हम बहुत ज्यादा एडवांस हथियार एक बार फिर से हम ज़ेलेंस्की को देंगे, जिसमें कि पेट्रियट जो आर्म्ड जो उनकी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बेचने की भी बात की जा रही है, और ऐसे मिसाइल सिस्टम्स जो कि रूस तक भी जाकर हमला कर सकते हैं। तो यहाँ अब हमें समझने की जरूरत है कि अगर ये दबाव बनाया जा रहा है भारत, ब्राजील और रशिया पर और चीन पर कि आप रूस से अपनी ऑयल इंपोर्ट्स को आप कम करें, आप उनको खत्म करें, जो मार्क रूट ने तमाम बयान दिए हैं, यहाँ बहुत सारे अहम सवाल हो जाते हैं कि नेटो ने ये जो चेतावनी दी है, निशाने पर रूस है, लेकिन इसका जो असर है वो भारत, चीन और ब्राजील पर आखिर कितना पड़ेगा। ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है अमेरिकी संसद में लाए हुए बिल के जरिए, या फिर अलग से जो नेटो कह रहा है कि हम 100% तक टैरिफ लगा देंगे। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की वजह से बहुत आर्थिक उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। उसका असर कितना पड़ेगा अर्थव्यवस्थाओं पर, भारत को कितना आर्थिक नुकसान हो सकता है।
और रूस के साथ ये जो तेल व्यापार है भारत को, ये कितना महंगा पड़ेगा। इस तरह के जो चेतावनियां हैं वो पहले भी अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं भारत को। आपको याद दिला दें कि जब भारत ने S-400 मिसाइल्स का सौदा किया था रूस से, उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काटसा सैंक्शंस लगाए गए थे दुनिया भर में। लेकिन भारत को एक वेवर उसमें से जरूर दे दिया गया था। तो उस वेवर की वजह से भारत ने वो सौदा भी किया, S-400 भी लिए, और S-400 का हमने इस बार असर देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, भारत की ओर से मिलिट्री रिटेलिएशन की जा रही थी। बहरहाल मैंने बात की नरेंद्र तनेजा से, जो कि ऑयल एनर्जी के एक्सपर्ट हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ वो जुड़े हुए हैं और बीजेपी के भी साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। उनसे इस बातचीत को आपको मैं इस वक्त सुनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पूछ सकूं, ये जो सैंक्शनिंग बिल की बात की जा रही है जिसे कांग्रेसमैन लेकर आ रहे हैं, जो है तो रशिया के खिलाफ, लेकिन उसमें 500% तक टैरिफ की बात की जा रही है अगेंस्ट जो पार्टनर्स है जो ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ में। ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं इसे? नहीं, देखिए, एक अमेरिका के सेनेटर हैं, वो इसकी पहल कर रहे हैं, कुछ और सेनेटर्स भी उनके साथ हैं। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके साथ बहुत कम लोग हैं, लेकिन सेनेट में उनका दावा है कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। और पिछले दिनों उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प साहब भी काफी हद तक उनके साथ राजी हो गए हैं। तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय है जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने जो वक्तव्य दिया ट्रम्प साहब से मिलने के बाद, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो 100% टैरिफ लगा देंगे, सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। और उन्होंने खास तौर से भारत का नाम लिया, चीन का नाम लिया, ब्राजील का नाम लिया, और ये कहा कि ये अगर वो रूस से तेल का आयात बंद नहीं करते हैं तो उनको तैयार हो जाना चाहिए कि भाई इस तरह के टैरिफ आने वाले हैं। अब इसको लेकर के तमाम भारत में भी आपत्ति है, चीन में भी है, सब जगह आपत्ति दो तरह से, दो वजह से है। एक तो ये कि ये तो नेटो का काम तो है नहीं। नेटो ऑयल के बारे में या ट्रेड के बारे में उसका क्या लेना देना। अब इस वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि नेटो इन चीजों में भी इन्वॉल्व है, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वरना वो इस तरह का वक्तव्य क्यों देंगे। और दूसरा जो उनकी भाषा है उसमें चेतावनी तो है ही है, लेकिन कहीं धमकी भी नजर आती है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर के आपत्ति करी है। और दूसरी बात यह कि इसमें डबल स्पीक भी है। आप टर्की का नाम क्यों नहीं लेते? टर्की भी तो तेल मंगा रहा है रूस से। आप स्पेन का क्यों नहीं लेते? वो भी तो मंगा रहा है। अब हंगेरी का क्यों नहीं लेते? वो भी तो मंगा रहा है। ये सब नेटो के सदस्य हैं। आपके खुद के नेटो के सदस्य मंगा रहे हैं तेल, और आपने सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील को सिंगल आउट कर दिया और इस तरह की भाषा आपने प्रयोग करी जिसमें चेतावनी और धमकी नजर आती है। ये सॉवरेन कंट्री है। चीन और भारत मिला करके 3 बिलियन तो इन्हीं की पॉपुलेशन है, और दुनिया के तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता नंबर 2 चीन है, नंबर 3 भारत है। तो जो दो बड़ी इकोनॉमी है और तेल की सबसे बड़ी कंज्यूमर्स हैं अमेरिका के बाद, उनके लिए ऐसी तरह की भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता है वो थोड़ा ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये आप आते हैं इस पे कि अगर वो वालिया उन्होंने जो कहा है, उनका कहना है कि हम रूस का जो तेल खरीदेगा उस पे जो है हम ये इस तरीके के जो है प्रतिबंध लगाएंगे। उनका मतलब ये है कि रूस जो है बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है। हमारा 35 से लेके 40% तेल आजकल यूक्रेन युद्ध के बाद से हम यूक्रेन से रशिया से खरीद रहे हैं, और हम इसलिए रशिया से खरीद रहे हैं क्योंकि वो अच्छे दाम पे हमको दे रहा है। उसमें कोई राजनीति नहीं है, वो अर्थशास्त्र है। प्राइवेट कंपनियां ले रही हैं, रिलायंस ले रही है, नयारा एनर्जी ले रही है, तो प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकार ने इनको आदेश थोड़ी ना दिया है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से लेके आएंगे। और रूस का तेल तो प्रतिबंध कहीं किसी ने उसको सैंक्शन तो नहीं करा रखा है। तो इसलिए बात ये उठती है कि 50 लाख बैरल, 5 मिलियन बैरल्स जो रूस का तेल है वो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है जो रूस निर्यात करता है। ग्लोबल सप्लाई सिस्टम के अंदर इतनी भारी मात्रा में तेल, 50 लाख, 5 मिलियन बैरल्स, अगर आप ये कहते हैं कि आप उसको गायब कर देंगे, वो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से निकल जाएगा, तो फिर तेल ये की पर डे कीमत की हम बात कर रहे हैं, राइट? पर डे रूस जो है वो 50 लाख बैरल निर्यात करता है। और जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सब जानते हैं सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, अमेरिका है, लेकिन रूस जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और तेल जगत में तो माना जाता है कि तेल की तो कोई राष्ट्रीयता होती नहीं है ना। तो ऐसे में अगर 50 लाख बैरल तेल बाजार से गायब हो जाता है, चूंकि उसको अमेरिका ने या नेटो ने ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि भारत नहीं खरीद पाता, चीन नहीं खरीद पाता, अन्य देश नहीं खरीद पाते,
तो फिर आप सोचिए तेल की कीमत कहां जाएगी। जो तेल की कीमत है वो ग्लोबली फिक्स होती है, पूरे तेल की कीमत पूरी दुनिया में एक होती है। अगर आप 50 लाख तेल उड़ जाएगा बाजार से, गायब हो जाएगा, तो तेल की कीमत जो है वो तो 120 130 डॉलर पर बैरल हो जाएगी। तो इससे पहले कि भारत और चीन को नुकसान हो, सबसे पहले नुकसान तो खुद अमेरिका को होगा। उसके लेकिन बाद मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हाइपोथेटिकली अगर तो ये सैंक्शंस का स्वॉर्ड काम कर गया और ऐसी एक स्थिति बन गई, क्योंकि इसके पहले हुआ है, हम एक जमाना था जब भारत की सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स ईरान से होती थी, हमारी रिफाइनरीज भी ईरानियन क्रूड के लिए उससे ज्यादा कंपैटिबल थी, लेकिन अमेरिकन प्रेशर में आखिरकार वो जो हमारी इंपोर्ट्स है वो जीरो हो गई। अगर ऐसा हुआ कि इंडिया प्रेशर में आता है तो भारत को ये ऑयल की भरपाई करने में कितनी ज्यादा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? इसमें तो हमारे लिए, भारत के लिए चुनौती ये नहीं है कि तेल की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। हम भारत में 40 अलग अलग देशों से तेल मंगाते हैं, 40। ये हमारा डाइवर्सिफाइड सप्लाई जो है, ये पार्ट ऑफ हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है। हम तमाम देशों से मंगाते हैं, 40 देशों से। अमेरिका से भी बहुत तेल मंगाते हैं हम आज की तारीख में, लैटिन अमेरिका से मंगाते हैं, अफ्रीका से मंगाते हैं, पूरी दुनिया से मंगाते हैं। तो तेल तो मिल जाएगा, वो हमको चिंता नहीं है। अगर रूस का तेल भारत नहीं आ पाता किसी वजह से, सैंक्शंस की वजह से, या भारत उसमें मान लेता है, इसलिए प्रश्न वो नहीं है। हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है कि तेल तो आ जाएगा पर उसकी कीमत क्या होगी। हमारे यहाँ तेल की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता का हमारी कोई चिंता नहीं है। हमारी कोई चिंता हमेशा होती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा उपभोक्ता है, चाहे वो कंज्यूमर, ऑर्डिनरी कंज्यूमर हो या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, हमारी चिंता होती है कि तेल की कीमत क्या होगी। हमारी अर्थव्यवस्था तेल की कीमत को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। तो अगर जो है वो ऐसा कुछ हो जाता है, रूस का तेल भारत नहीं खरीद पाता और चीन भी नहीं खरीद पाता, ये दो सबसे बड़े खरीदार है रूसी तेल के, और ये बाजार से गायब हो जाता है, तो तेल की कीमत कहीं भी चली जाएगी। वो हमारे लिए चिंता का विषय है, और खाली भारत के लिए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय खुद अमेरिका के लिए है। इन्फ्लेशन वहां कहां जाएगा? अगर 120 डॉलर पर तेल पहुंच गया तो अमेरिका का इन्फ्लेशन क्या जाएगा, और जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प साहब की, वो कहां दिखेगी फिर? अगर इन्फ्लेशन चला गया, और अमेरिकी उपभोक्ता को तो सस्ते तेल की आदत है। पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था जो बहुत ज्यादा जो है, वो ऐसा नहीं कि वो 5% या 6% पे ग्रो कर रही है, उनका क्या होगा? जापान का क्या होगा, जो भारी मात्रा में तेल का आयात करता है? ये है कि तेल की उपलब्धता को लेकर के, अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई चिंता नहीं है। भारत को तो नहीं है, हम ले आएंगे तेल, हमको मिल जाएगा जितनी हमारी प्रश्न होगा कि उसकी कीमत क्या होगी। वो चुनौती बन जाएगी हमारे लिए। क्या आपको लग रहा है कि ये जो भी बयान दिए जा रहे हैं इसके हकीकत में तब्दील होने की संभावना है, या ये कहीं ना कहीं इस वक्त एक ज्यादा से ज्यादा अपिंग द एंटे पोस्चरिंग के लिए भी हो रहा है कि रूस पर दबाव बनाए उसके जो पार्टनर कंट्री हैं या जिन देशों के साथ उसका ताल्लुक है या व्यापार है? देखिए, हकीकत तो यही है कि जो भारत चीन पे दबाव डालने की बात है कि ये दोनों देश जो है अगर तेल नहीं मंगाएंगे, क्योंकि अमेरिका और नेटो का मानना है कि जो अगर रूस की अर्थव्यवस्था है तो वो तो ज्यादातर तेल, गैस और जो एक्सपोर्ट उनके नेचुरल रिसोर्सेज उस पर चलती है। उनका यह है कि अगर उससे इनकम नहीं होगी तो फिर उनको दबाव पड़ेगा मॉस्को में। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है सारा कुछ। पहली बात यह है कि ये चीन को कैसे रोक पाएंगे? उन चीन से, जो रूस से जो चीन तेल जाता है उसके लिए तो पाइपलाइन बनी हुई है, गैस के लिए पाइपलाइन बनी हुई है, लगातार प्रवाह होता रहता है, उनके अनुबंध है। दूसरी बात, हम जो तेल लेते हैं, हम भी रूस से तेल लेते हैं, पर हम इसलिए लेते हैं कि हमको सस्ता मिलता है। उसमें अर्थशास्त्र है, कोई राजनीति तो है नहीं। भारत के हिसाब से कोई राजनीति नहीं है, सस्ता तेल मिलता है, वहां से मिलता है। अमेरिका उतनी उसी दाम पे अमेरिका देते, अमेरिका से ले लेंगे, नेटो दे दे, नेटो से ले लेंगे। ये तो अर्थशास्त्र है ना, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि अगर हाइपोथेटिकली अगर आप कहें कि 1 से 10 के स्केल पे कितनी इस बात की संभावना है कि शायद ऐसे प्रतिबंध लग जाएं और भारत रूस का तेल ना ले पाए। आज की तारीख में, आज जियोपॉलिटिक्स रोज बदलती है, पर आज की जो जियोपॉलिटिक्स है और आज का जो हमारा MEA का भी जो वक्तव्य आया है, उसको मैं अगर बिटवीन द लाइंस रीड कर रहा हूं, तो वो 1 से 10 के स्केल पे 2 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक नहीं है। ये व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की धमकी ईरान ने दी थी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते। अगर रूस का तेल बाजार में एक बूंद भी नहीं आता, 50 लाख बैरल तेल बाजार से गायब हो जाता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भारी परेशानी हो जाएगी, और उससे कोई भी वंचित नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका हो या खुद नेटो के सदस्य हो। तो ये इसलिए जो है जी,
सर एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्योंकि अनंता एस्पेन सेंटर जो कि थिंक टैंक है दिल्ली में, और वहां पर यूरोपियन यूनियन के जो दिल्ली में एम्बेसडर हैं, वो प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। उनसे मैंने ये सवाल पूछा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में भारत ने बार बार कहा है कि अगर वो तेल खरीद रहे हैं रूस से, तो उसको एक स्थिरता देने में भारत ने भूमिका निभाई है 2022 से, जब से यूक्रेन का इन्वेजन शुरू हुआ। और भारत जो तेल ला भी रहा है रूस से, उसमें से बहुत हद तक रिफाइन कर एक्सपोर्ट, एक्चुअली जो खरीदारी है वो यूरोप के देश कर रहे हैं। तो यूरोप एक तरफ जहाँ प्रतिबंध अमेरिका लगा कर रहा रहा है, है। कैप्स लगा रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। मैं एक बार सिर्फ उनके कमेंट को सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद आपसे आखिरी रिएक्शन लूंगी कि यहाँ जी। यूरोप का खेल क्या है इस पर। Prevented anyone to buy oil from Russia, and good for India if it had bought Russian oil at discounted prices, because that makes it more affordable for you. That's not the problem. But for us, what is the problem is that indeed the reducing this, the capping is about reducing the revenues. Now the new sanctions package is also will address the question of refined oil products. So it's true that in the context of the business, there were some opportunistic markets or market opportunities created whereby India, which has never been historically an exporter of refined product towards Europe, has become one. But it is an artificial situation created by the capping. So I think we want to address that, because European citizens are saying we should not buy refined product coming from Russia. There is also another proposal which has got little notice but is important. We want to wind ourselves completely off Russian energy by 2027. Because we're still remaining that for some member states it takes time to win themselves off this dependency, but by 27 it will be net zero cut. And that's the problem. तो ये दो जो बातें कही उन्होंने, एक तरफ वो कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर में कहीं ना कहीं एक मूड और माहौल बन रहा है कि जो ये रिफाइंड ऑयल को हम खरीदने की हम मार्केट है, इसको हम खत्म करें। और दूसरी बात कह रहे हैं कि 2027 तक यूरोप चाह रहा है कि पूरी तरीके से रूस से अपनी एनर्जी की जितनी भी ताल्लुक है, लिंक्स है, वो डिपेंडेंसी को वो खत्म करे। इस पर आपके आखिरी कमेंट्स। देखिए, दोनों बातें हो रही हैं। एक जैसे उन्होंने एम्बेसडर साहब ने कहा, इसकी भी चर्चा हो रही है। आप तेल के जो विशेषज्ञ हैं, ऊर्जा के विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करिए। उनका कहना है कि भाई अभी यूरोप का क्या हुआ है, यूरोप ने क्या कर रखा है, सिक्योरिटी अमेरिका को आउटसोर्स कर दी, एनर्जी आउटसोर्स कर रखी थी रूस को, और मैन्युफैक्चरिंग चाइना को। तो यूरोप का देखिए क्या हाल हुआ है ना। प्रश्न ये उठता है कि और दूसरा जो अमेरिका से तेल आता है, या जो आज अमेरिका से या जहां से भी ले रहे हैं, खासतौर से अमेरिका से ले रहे हैं, तो वो तो रूस के मुकाबले महंगा है। तो अर्थव्यवस्था क्या उनको अफोर्ड कर सकती है? दोनों बातें हो रही हैं। जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा, ये भी बात हो रही है। जो तेल और ऊर्जा के विशेषज्ञ, जो उद्योगपति हैं, कंपनी वाले हैं, कॉर्पोरेशन है, वो ये कहते हैं भाई ठीक है, युद्ध अपनी जगह पर, ऑयल को क्यों वेपनाइज कर रहे हैं आप? ऑयल को अलग रहने दीजिए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को जरूरत है। क्या जर्मनी की अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था दोबारा उतनी ताकतवर बन पाएगी बिना सस्ता तेल के, बिना सस्ते गैस के? तो उनकी मांग अलग है, वो मुहिम भी साथ में चल रहा है। अब देखना होगा आखिर में क्या होता है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप के पास अपना तेल गैस तो वहां तो है नहीं, और दूसरी तरफ अगर उनको 5% जो अपना जीडीपी का है वो डिफेंस में लगाना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? उसके लिए उनको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और बिना सस्ता तेल और सस्ता गैस के अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? तो ये सब देखिए, वक्तव्य अलग चीज है, यथार्थ अलग चीज होती है। यूरोप के अंदर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई यूक्रेन पे जल्दी समझौता हो जाए, जिससे कि तेल और गैस ये रूस से दोबारा खरीदना शुरू कर दें, और अपने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वो रूस को दोबारा बेचना शुरू कर दें। कुल मिलाकर के जैसे यूक्रेन युद्ध से पहले था, वो स्थिति वापस आ जाए। तो अभी ये सब वक्तव्य अपनी जगह है, पोजीशन की बात है। उन्होंने कहा रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात करी। रिफाइंड प्रोडक्ट, हम रूस से तेल मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं, और 105 देशों को भारत जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचता है। रिफाइंड प्रोडक्ट हो गए पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल वगैरह जो है। प्रश्न इस बात का है कि भारत तो मेजर एक्सपोर्टर है, टर्की भी है, चाइना भी है, और स्वयं रूस भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो आप लाएंगे कहां से? आपके पास तो रिफाइनरी आपने बंद कर दी ज्यादातर। आपने कहा प्रदूषण होता है ना, भारत में तो हम करते हैं, प्रदूषण होता है थोड़ा बहुत,
लेकिन हम तो करते हैं। आप जहां से भी लाएंगे, आप वो जो मॉलिक्यूल तेल का होता है, कैसे तय करेंगे ये मॉलिक्यूल के अंदर कहीं रूसी तेल तो नहीं है, उसको कैसे तय करेंगे? ठीक। एक दफे कच्चा तेल आ गया, रूस से भारत आ गया, चीन आ गया, टर्की आ गया, पाकिस्तान आ गया, रिफाइन हो गया, पेट्रोल डीजल बन गया, अब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये देखिए बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जोर इस बात पे होना चाहिए, जो जितने भी एम्बेसडर हैं कूटनीति वाले, कि यूक्रेन को लेकर के समझौता ढूंढा जाए, गाजा को लेकर समझौता ढूंढा जाए। उस समझौता ढूंढने की जगह आप जो है यूरोप में ऐसी बातें हो रही हैं जैसे प्रथम युद्ध से पहले हुई थी, वो वाला यूरोप कभी कभी दिखाई देने लगता है, उसकी कहीं ना कहीं गंध आ रही है, उस तरीके की सोच जो है वो दोबारा जन्म ले रही है। उस सोच को रोक करके आपस में समझौता करिए, मेज के आसपास बैठिए। अब यही यूरोप पूरी दुनिया में जाके शांति की बात करता था, मीडिएट करता था, अब अपनी समस्या यूरोप की धरती पे क्यों नहीं मीडिएट करते उसको? और उसकी जगह ये कर क्या रहे हैं? भारत को धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, चीन को दी जा रही है, ब्राजील को। कुल मिला के ध्यान दीजिए, ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज को ही सिंगल आउट लग रहा है। तो आपकी परेशानी ब्रिक्स से है, आपकी परेशानी इससे इमर्जिंग इकोनॉमी से है, आपकी समस्या यूरोप के अंदर है। आप पूरी दुनिया में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप जाकर के मीडिएट करते हैं, श्रीलंका में आप करते, सूडान में आप करते, पैलेस्टाइन में आप करते। अरे अब तो आपकी धरती पे उसको सुलझाइए ना। वहां पे आपको भारत के पीछे क्यों पड़ गए हैं, चीन के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ब्राजील के पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो ये हमको समझना पड़ेगा। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करा गया है एक सॉवरेन कंट्री के लिए, भारत जैसे देश के लिए, जो उसने हमेशा अमन की बात करी, हमेशा गौतम बुद्ध की बात करी, गांधी की बात करी, उसके लिए इस तरह की धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करना लगभग धमकी है। वो मुझे लगता नहीं कूटनीति हो कुछ भी हो, मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, एक तो बिल्कुल तय है कि इस वक्त दुनिया भर में किसी को नहीं पता कि आखिर कल क्या होगा, और रोज सुबह लोग जाग रहे हैं नई चुनौतियों के साथ, नई लड़ाइयों के साथ, क्योंकि वो जो व्हाइट हाउस में शख्स बैठा है उसने सबको शीर्षासन करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू स्मिता, थैंक यू। और नरेंद्र तनेजा जी से जो तो बात हो ही रही थी, बट अभी देखना पड़ेगा कि क्योंकि जहां तक इस बिल को कांग्रेस में जो ग्राहम साहब लाने की बात कर रहे हैं उसमें वक्त लगेगा, लेकिन कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल अंडर ट्रम्प। और इसीलिए मैंने इंद्रानी बागची जो कि सीईओ हैं अनंता एस्पेन की, और जो इस वक्त यूरोप के एम्बेसडर आरवे से आप वो बात भी कर रही थी, आप देख रहे थे उनके विजुअल्स को। I spoke to her as well to try and get a sense of what to expect next as far as this global geopolitics of oil is concerned. Or and really, is this about arm twisting India as far as that trade negotiation is concerned that is ongoing at the moment? Is it about really pressurizing India, Brazil, China to open up those hotlines with Putin and to try and create some sort of a leverage on him if that's available? ये सारे सवाल हैं। तो इंद्रानी बागची के कमेंट्स को भी आप सुन लें, और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। The bill that has been proposed, which has to come into the Congress, talks about even about 500% of tariffs. Do you really see that going through at all? Is there a possibility that it may go through? There is definitely a possibility that it may go through, but I think if you look at the bill, it also leaves it open for the president to institute waivers, and this is what is of course of greater concern, and is the fact that the NATO chief Mark Rutte, he spoke about the same thing, where he said that India, China and Brazil need to be punished for buying Russian oil. So I do believe that there will be a bit of diplomatic hurdles up ahead. Having said that, we also have an experience of the CAATSA bill, which was instituted in Trump 1 against countries like India for buying the S-400 from Russia. I think India went ahead and bought it. The other countries were again China and Turkey. So I think the president has exercised the waiver on the S-400.
We hope the president will, we hope the bill doesn't go through, but if it does, we hope that the president will exercise his power of the waiver. And I think the bill, from what I read about the text of the bill, that the waiver can be extended. Right. But it doesn't talk necessarily about oil. I mean, it talks about all kinds of trade from Russia, so which would again include more, swords hanging in terms of the defense deals too. No, but I mean, I don't think, see, where trade is concerned, India doesn't have too much except energy. Even on the defense weapons front, normally they stay away from it. Defense deals come under a different category, but certainly on other aspects, I think mainly it's the energy. Everybody knows that nobody is really buying anything else from Russia. So it's all this. Russia itself is in a terrible place. It's buying from China, but yes, you do understand that India has reduced its buying of weapons from Russia. Apart from the fact that it has diversified, there is also the greater concern in India about the fact that Russian weapons now use so many Chinese components that makes it very difficult for India to buy. Just one last question. The entire talk around this bill and then the NATO Secretary General's comments, how much of it also has to do with a lot of posturing around the fact that Trump is not being able to get that peace deal done between Russia and Ukraine and wants the Russian partners to put some pressure, and also at a time when India and US are also negotiating the trade agreement? But frankly, I can't, nobody has been able to bring a stop to this war. The US hasn't, not in the entire continent of Europe hasn't. All they have done is taken diplomatic steps, cut off energy buying from Russia, but not much more, and paying Ukraine money and weapons to fight the war. My sense is if the entire military might of Europe lands at Russia's doorstep, that war will come to an end pretty fast. But can the US use this to arm twist India in terms of the trade negotiations? I don't think they're connected. Thank you so much. Thanks.